आबनाए हुर्मुज़ खुल गई, ईरान की बहरी नाकाबंदी भी खत्म। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। हम लेबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम मुहाज़ों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। दूसरी जानिब स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी या हद से ज़्यादा मुतालबात सामने आए तो दुश्मन को सख्त जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। उन्हें जंग के दौरान एक बार सबक सिखाया जा चुका है। अगर वो दोबारा उसी रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस बार उन्हें इससे भी ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए। मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेशेज़गियान के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बतौर सालिस तस्दीक। उन्होंने कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने और अमरीका ने बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि फील्ड मार्शल की कोशिशें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम साबित हुई। मुफाहमती याददाश्त खित्ते में बाहमी तफहीम एहतराम और मुश्तरका खुशहाली की मजबूत बुनियाद साबित होगी। चकवाल वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें एक मासूम बच्ची की जान गई। केस को किसी दबाव में छुपाया नहीं जाएगा। मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ मिलेगा। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम की एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिम्मेदार एहलकार को हिरासत में ले लिया गया है। किसी गैर इख्तियारी या गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्टा ने एतराफ़ किया कि तंग गलियों में डाकुओं से क्रॉस फायरिंग के दौरान CCD एहलकार ने सिर्फ अंदाजे पर गाड़ी पर फायरिंग की, जो कि संगीन गलती थी। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का दूसरा रोज भी हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुकूमती नुमाइंदों के साथ मुलाकात में डेडलॉक बरकरार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस अलसुब सड़कें सुनसान। यौमिया बुनियादों पर बसों से सफर करने वाले शहरी बस स्टॉपर बसों मिनी बसों के मुतलाशी। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का चालान, भारी जुर्मानों का खात्मा और दीगर मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का इंदिया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के हिस्सा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई होगी और मौसम भी बहुत खुशगवार है। कई इलाकों में खुशगवार है और जहां पर हम चाहते हैं कि खुशगवार हो वहां पर उतना नहीं। जहां हो रहा है वहां अब लोगों के लिए मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। वेल, कराची से शुरू करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी है और गर्मी का जोर टूट गया है। दूसरी जानिब शिमाली इलाका जात में बारिशों ने निज़ाम जिंदगी को मुतासर करना शुरू कर दिया है। दयामिर और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे और बल्तिस्तान रोड मुतादिद मुकामात पर बंद हुई है। ऐसे में NDMA ने शिमाली इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट में तोसी कर दी है। मौसम की सूरत हाल पर हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे कि कहां कहां पर अलर्ट्स हैं और उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, लोगों को कैसे महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है। अब जरा खेल की बात कर लेते हैं। खेल के मैदान से भी दिलचस्प खबरें हमारे पास हैं, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जारी है और सनसनीखेज मैचेस भी जारी हैं। कल होने वाले तीनों मैचेस बड़े ज़बरदस्त थे। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर रहा और इस वर्ल्ड कप की एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई मैचेस का फैसला बराबरी की सतह पर ही आकर खत्म हो रहा है। कल स्विट्जरलैंड का मुकाबला बोस्निया से भी हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड ने फतह हासिल की और तीसरे मैच में तो कनाडा ने तबाही मचा दी। कतर को 6-0 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप की मजीद बातें हम आगे चल के लाजमी ही करेंगे। और पाकिस्तान से अगर क्रिकेट की बात करें तो एक आजकल के ग्लूमी मामलात में एक अच्छी खबर, और वो ये कि पाकिस्तान दूसरा मैच तो हार गया वुमेन वर्ल्ड कप का, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना जो हैं उनको दी 100 लीग के लिए मुंतखब कर लिया गया है और पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर वो बनी है। अच्छा, ऑलराउंडर फातिमा सना को बर्मिंघम फिनिक्स ने वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम का हिस्सा बना दिया है और फातिमा सना को ऑस्ट्रेलिया की लूसी हैमिल्टन की जगह अब स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तो प्रोग्राम में हमारे पास इसी तरह की दिलचस्प स्टोरीज होंगी, जरूर इनका तस्करा होगा, लेकिन फिलहाल अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में मेरे बोलने से पहले हम सबको पता है कि व्हाट शुड बी द टॉप स्टोरी ऑफ द डे एंड द टॉप स्टोरी अराउंड द वर्ल्ड। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद की मफाहमती याददाश्त, जिस पर दस्तखत के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का नया मरहला आज स्विट्जरलैंड में शुरू हो रहा है, जहां दोनों ममालिक के नुमाइंदे मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर बात
करेंगे। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस इस अमल का हिस्सा भी होंगे। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि माहदे की खिलाफ वर्जी या इजाफी शराइत मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को 300 अरब डॉलर्स की अदायगी से मुतालिक खबरों को जाली करार दिया है। एंड विद दैट देयर आर सम फ्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। एक तो जेडी वैंस जो है उन्होंने मुलतवी किया है अपना दौरा, द फर्स्ट थिंग। और जो साथिया इस सारे मामले के बीच में जिस पे हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं, अमेरिका और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं, सर मोहरी तो बहुत इनिशियल होगा कहना, लेकिन अमेरिका ने फाइनली अपने लब खोलना शुरू किए हैं। और ताज़ा बयान में जेडी वैंस ने काफ़ी भड़की लगाई है इसराइल को, और उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद आदमी है जो दुनिया में अमन ला रहा है, और अमेरिका के हथियारों से इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ है। लेकिन वही इसराइल और उसी काबीना के वजीर आके डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। द वर्ल्ड इज शेपिंग अप इनटू समथिंग न्यू। डेफिनेट। और जहां पर जेडी वैंस ये कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितना सब्र का मुजाहिरा इसराइल के साथ किया है वो शायद कोई और ना करता। फिर ना सिर्फ ये, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा कि कोई भी प्रेसिडेंट यूएस का ईरान में जाने के लिए हामी नहीं था, मैंने ये इनिशिएटिव लिया। इसराइल को इस बात से समझना चाहिए कि हम उन्हें कितना अहमियत देते हैं, लेकिन वो हमारे पेशेंस को टेस्ट ना करें। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आई मीन, जेडी वैंस का हम सब उनका बैकग्राउंड जानते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस टूवर्ड इसराइल कितना ज़्यादा है, लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं फैसल, तो दैट कम्स टू माइंड कि भाई ये किस तरफ जा रहे हैं मामला। एब्सोल्युटली। तो इन तमाम तर मामला पे बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शादिया अनवर चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शादिया, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, इनिशियली आज से जो है ना मुज़ाकरात या बातचीत शुरू होंगी विद इन 60 डेज़। ये टेक्निकल मामलात जो हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी गई है। सो अ विन विन सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल, दुनिया के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है और ईरान के कंट्रोल में ही रहेगी, और माहदे की शराइत के अंदर ये बात शामिल है। तो ये हमारे लिए उससे भी अच्छी बात है कि रीजन जो है उसको सिक्योरिटी ईरान ही फ्राहम करता रहेगा और अपनी जिम्मेदारी लेगा। तो यहाँ पे फिर कोई हमें आउटसाइड जो है कोई पुलिसमैन यहाँ पे नहीं चाहिए होगा जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े, जो रीजन में आके आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यहाँ पे ईरान है और इससे आपको बचाना है। तो ईरान जब जिम्मेदारी खुद लेगा तो ऑफ कोर्स, लेकिन तेल जो है वो और कार्गो जो है उस रास्ते से अभी उस जो क्वांटिटी में नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो ईरान की तरफ से जो ओपन वाटर्स हैं वहाँ से तो ठीक है चीज़ें जाती रहेंगी, लेकिन दरमियान में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे माइनिंग है, तो उन माइनिंग्स को जो है वो उसको साफ करना पड़ेगा। तो अभी ईरान की तरफ से होते कर देगा, लेकिन देखना ये है कि क्या जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो ये फिलहाल रिस्क जो है वो लेती हैं या नहीं। तो अभी भी हम एक इतनी बड़ी पेशरफ्त के बाद भी चीज़ें जो हैं वो बहुत स्लो रहेंगी। और इस पॉइंट का और बात करने का मतलब ये है कि हमें भी पेशेंस जो है ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जज्बाती कौम है। तो ये ना हो कि हम कल कहना शुरू करते हैं तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। तो तेल की कीमतें जो हैं वो हमने कहना शुरू कर दिया डॉक्टर शादिया, हमने कहना शुरू कर दिया हमने कहना भी शुरू कर दिया। एंड वी आर आल्सो सेइंग कि दुनिया में कम हो गई तो हमारे पास क्यों नहीं कम हुई। हम तो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में इतनी बढ़ी थी तो हमारे पास कम, मतलब ज्यादा बढ़ी, उनके पास कम बढ़ी। सो वी बीइंग कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट, बट माय पॉइंट इज, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक वक्त था जब हमें लग ही नहीं रहा था कि इस मुआहदे की तरफ भी आ सकते हैं ना। इस पूरे प्रोसेस में देयर इज वन कंट्री अलॉन्ग साइड अदर कंट्रीज फ्रॉम गल्फ एज वेल, बट देयर इज वन कंट्री दैट डिड नॉट गिव अप एंड दैट इज पाकिस्तान। मतलब जब दुनिया बोल रही थी इस्लामाबाद से सारे सफ़ीर वापस चले गए, दोनों मुल्कों के डेलीगेट्स वापस चले गए, दुनिया बोल रही थी यार ये क्या हुआ, ये इस तरह नहीं ख़त्म होना चाहिए था। बट देयर वाज वन कंट्री जिसने कंसिस्टेंटली बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी रखी, हर तरीके से मेक श्योर किया कि इस प्रोसेस को जारी रखना है, इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। और उसकी देखिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त रीजन में नहीं पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो ये रोल प्ले कर सकता था, क्योंकि इसके लिए जो प्री रिक्विजिट थे कोई कंट्री मुझे नहीं दिखाई देता जिसके पास ये तमाम हो।
आपकी जो डिप्लोमेटिक विज़डम है, आपकी जो डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है, वो इतनी ज़्यादा हो उस मुल्क की कि उसके एलाइज़ और पार्टनर्स उस पे इतना भरोसा करते हों, ये एक पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी कि उस मुल्क के अंदर जो आपकी जो पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, वो बायपार्टिसन जो हैं, वो अर्नेस्टली इसके अंदर इन्वेस्ट हों। तो ये हमने देखा कि चाहे कोई भी जो है एक कल्ट को छोड़ के बाकी सारे जो जो मैटर करते हैं, वो सब के सब इसी चीज़ पे थे कि बहुत ईमानदारी से हम इस चीज़ को आगे लेके चलते रहें। फिर इसके अंदर एक ऐसा मुल्क चाहिए था जिसके पास डिटरेंस हो, जिसकी इंटेलिजेंस जो हो वो वन ऑफ द बेस्ट हो इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम दरमियान में इसराइल के साथ जो है हमारा जो है वो सामना था और उनकी हिस्ट्री है नेगोशिएटर को असैसिनेट करने की, बम्बार्ड करने की उन जगहों को जहाँ पे नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, नेगोशिएशंस को सैबोटेज करने की। तो उसके लिए हमें एक रिगरस किस्म का इंटेल नेटवर्क चाहिए था जो हमारे पास टाइमली जो है वो हर तरह की खबर पहुंचाता रहता, और एक डिटरेंस की कैपेसिटी इन अ सेंस चाहिए थी कि एक ऐसी मिलिट्री चाहिए थी। आपने हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा नेगोशिएशंस ऐसी देखी होंगी जिसमें जो आर्म फोर्सेस हैं वो एक्टिव हों, जैसे जेडी वैंस और पिछली दफ़ा जब इस्लामाबाद में ये लोग इकट्ठे हुए तो हमारे फाइटर जेट जो हैं वो पूरे गल्फ के ऊपर लॉइटरिंग कर रहे थे और हमारी इंटेल इस तरह से एक्टिव थी कि हम अपने फाइटर जेट से स्पॉट करते हुए ईरानियों को हिफाजत से उनके जगह पे पहुंचा के आए। रिसेंटली ये जो इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है, इसने जनीवा में होना था, वहाँ पे हमारे पास इंटेल थी कि जो है नेगोशिएटर्स को असैसिनेट करने का पूरा प्लान बना लिया गया है, जिस पे फिर हमने कतरी, वहाँ पे एक रॉयल पैलेस है, उन्होंने कहा कि हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं, पाकिस्तान का जो फोर्सेस हैं उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करें, बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड हुआ कि ग्रीन सिग्नल उन्होंने नहीं दिया एंड एवरीबॉडी डिसाइडेड, किसी ने इसको ये नहीं मसला बनाया कि जी हमने ज़रूर ही वहाँ जाना है। तो आप देखें ये कोई मुल्क इन जो ये क्वालिफाई नहीं करता इसके लिए। मेरा पॉइंट ये है कि आपकी पॉलिटिकल जो स्टैब्लिशमेंट है वो इतनी इन्वेस्टेड है, आपके पास डिप्लोमेटिक विजडम है जिसने दुनिया में जाके बात करनी है और आप दुनिया में बात करने के लिए पहले से राह हमवार भी कर चुके हैं। ये तो नहीं होता कि आप पिछले महीने किसी की पीठ में छुरा घोंप रहे हो और अगले महीने जाके कहें कि अब आप मेरे पे ट्रस्ट करें। तो ये सारा मेहनत है। इफ यू अलाउ मी, आपने जो बात की है, हम वी वर गेसिंग पिछले 3 दिनों में जो वेन्यूज चेंज हुए एंड वी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू आवर वेरियस गेस्ट्स, व्हाट वाज द रीज़न, यू वर द फर्स्ट वन। आपने बताया कि दिस वाज द रीज़न और द रीजंस कि जिस वजह से ये मामला आगे पीछे हो रहे थे। नाउ विद दैट, अब चूंकि आपने बात कर ही ली है, मुआहदा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हॉर्मोस खुलना, ऑल गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। गजा की किलिंग्स, लबनान की किलिंग्स, सीरिया की किलिंग्स एंड देन ईरान में किलिंग्स, क्या नेतन्याहू विल रन अवे विद ऑल ऑफ दिस? अ वॉर क्रिमिनल, आईसीजे के उस पर कई मुकदमात, एंड देन रिसेंटली भी जो रेस्क्यूअर्स हैं जो लबनान में जिंदगियां बचा रहे हैं उनको टारगेट करना। क्या नेतन्याहू रन अवे कर जाएगा इस सारी चीज़ों से, या फिर जो बदले बदले से सरकार में नज़र आते हैं, अमेरिका के जो नाराज़ी है रिसेंट टाइम्स में इसराइल में, डू यू फील कि कुछ होगा, कोई कार्रवाई होगी, एनीथिंग लाइक दैट? देखिए, इसके 2 जवाब हैं। एक, पहला तो ये वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है कि जितना कारमा जो है, आपके कर्म जो हैं वो आपके सामने आते हैं, और गजा का जेनोसाइड जो है वो फंडामेंटली हमें वैसा नहीं रहने देगा जो इस जेनोसाइड के पहले हम थे। इंडिविजुअली भी, नेशन स्टेट्स भी, हमारी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी और जितने भी जो पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं वो वैसे नहीं रहेंगे। चीज़ें बदलेंगी, तेज़ी से बदलती हैं, आहिस्ता बदलती हैं, लेकिन ये चीज़ें वैसे नहीं। जो कुछ हमने देख लिया है 24/7 HD कैमरास पे लाइव, और जिस क्वांटिटी में और जिस इम्प्यूनिटी के साथ देखा है, हम कभी भी वैसे नहीं रह सकते हैं जैसे हम पहले थे। हमारी सोच ही वैसी नहीं रह सकती, हमारा भरोसा जो है वो वैसा नहीं रह सकता। और दूसरी बात ये है इसका जवाब कि जो पॉलिटिक रियाल है वो बहुत लीथल और ब्रूटल है। अगर हम एक पीस अरेंजमेंट को कन्फ्लेट करेंगे दुनिया के तमाम पीस के साथ, तो वो रियल नहीं है। अब वो इमोशनली तो हमें चाहिए, इस वक्त की हमारी ज़रूरत है,
रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में वन स्टेप एट अ टाइम होता है। और वन स्टेप में भी आप देखें जो अभी तक की खबरें हैं, पता नहीं वो कितनी क्रेडिबल हैं, जो सुबह उठ के मैंने जितनी जितनी खबरें देखी हैं कि लेबनान पे इसराइल ने दोबारा अटैक कर दिया। यस। तो अब इसराइल के ऊपर जो है ईरान अपनी हिकमत अमली से और अपनी स्ट्रेटेजिक मनूवरिंग से उसने अमेरिका और इसराइल को बॉक्स कर दिया है एक ऐसे ऑप्टिकल डिलेमा में कि जिसमें अगर अमेरिका रिएक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इसराइल तो उसको ये साबित करेगा वो कि वो अमेरिका फर्स्ट की डॉक्ट्राइन पे नहीं चल रहा, वो इसराइल फर्स्ट पे चल रहा है, जो कि उनके लिए इस वक्त पॉलिटिकल सुइसाइडल है। वहां पे लोगों की जो नफरत है इस चीज के लिए, इसराइल के लिए जो सेंटिमेंट बदल रहे हैं, तो ईरान ने बहुत सिस्टमैटिकली ट्रंप को इस पोजीशन में डाल दिया है कि ही हैज टू चूज बिटवीन अमेरिका फर्स्ट और इसराइल फर्स्ट, और ये एक बहुत बड़ी उसकी कामयाबी है। और इसराइल जो है वो तो ऑलरेडी इस वक्त दुनिया का सबसे जो है वो नफरत ज़दा जो है वो एक जगह है, वो अपार्टाइड स्टेट। तो उसके लिए ये डिलेमा है कि अगर वो कोई भी एक्शन लेता है तो पूरी दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है वो बढ़ती रहेगी। देखें वो उसकी इम्प्यूनिटी पिछले 70 साल से है, उसके पीछे इसराइल से मुराद वो सिर्फ एक जोग्राफिया नहीं है, उसके पीछे दुनिया को चलाने वाले अमीर लोग हैं। उनको एकदम से जो है आप कहें कि हम उनके सामने खड़े हो जाएंगे, शायद ये मुश्किल हो। उन्होंने जो तबाही मचा ली है वो भी कोई नॉर्मल जो है वो सिस्टम नहीं मचा सकता था। इसका मतलब है कि उनकी ताकत जो है वो हमारी जो इमेजिनेटिव लिमिटेशंस हैं उनसे भी ज्यादा है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएंगी और अमेरिका को बहरहाल डिसाइड करना पड़ेगा कि इस लायबिलिटी से हमने कैसे निपटना है। क्या हमने अपनी इकोनॉमी और अपनी पब्लिक ओपिनियन को लेके चलना है, या ये जो हमने एक सिनिसिज्म जो है, एक हमारे पास एक गुनाह जो है हम पाल रहे हैं, क्या हमने इसको लेके साथ में चलना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीजें बहुत फ्रेजाइल हैं और मेरी तो हमेशा मैं अर्ज कर रही हूँ मुसलसल इस एमओयू के बाद भी और पहले भी कि पाकिस्तान को अब इस चीज को थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए। हमारा सफर हमें ये कह देना चाहिए कि यहाँ तक था, इसके बाद 2 अडल्ट हैं, दोनों को ऑफ रैंप दे दिया गया है। अब वो अपने अपने रास्ते पे उन्होंने खुद चलना है और हम जिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं इस रीजन के जो रीजनल प्रॉब्लम का रीजनल सोल्यूशन ढूंढेगा, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। हम चाइना, रशिया, गल्फ और सेंट्रल एशिया, तुर्की, इजिप्ट सबको मिलाकर जो अपना एक इंडिजिनस फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें ईरान इज जस्ट अ चैप्टर इस पूरी बुक के अंदर, हमें उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि ये एमओयू नॉन बाइंडिंग है, इसकी कोई लीगैलिटी नहीं है, ये एक ऑफ रैंप है दोनों पार्टीज को, एक हारा हुआ एक जीता हुआ है। उसका एम्बिगुअस जो रेटोरिक और उसकी जो लैंग्वेज है वो to add to your point it is going to be very brave of पाकिस्तान के यहाँ पर जब आपको ऑब्वियसली आपके समरात नजर आ रहे होते हैं, फ्रूट नजर आ रहा होता है उस मेहनत का, आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड दैट्स वेरी राइटली पुट बाय यू कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए और अच्छा है, बिकॉज इसके बाद जो है वो 2 एडल्ट डील कर सकते हैं। माई क्वेश्चन इज, हम ईरान के साथ हमेशा से तो इतने अच्छे रिलेशंस नहीं ले रहे थे। आप जानती हैं कि अमीर यहाँ पाकिस्तान आए उसके बाद और उससे पहले हमने देखा कि ईरान के ऊपर एक इजराइल का अटैक होता है, पिछले साल यूएस का अटैक होता है, फिर हमने इस साल तक आने तक देयर इज़ अ लॉट दैट ईरान हैज़ लर्न, देयर इज़ अ लॉट दैट ईरान लर्न कि भाई उसे किस मुल्क के ऊपर डिपेंड करना है, कहाँ ट्रस्ट करना है। यू थिंक ईरान हैज़ लर्न द लेसन पाकिस्तान के साथ इस रिश्ते को मजीद इस्तवार करके, या स्टिल देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज आफ्टर दिस, एंड हाउ वी हैव कम सो फार विद ईरान? ईरान इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कंट्री टू हैंडल, और ये सिर्फ एक उसकी नहीं, ये ओपिनियन जो है ये मेरा ख्याल है यूनिवर्सल है। रशिया का भी यही ख्याल है, चाइना का भी यही ख्याल है। सिविलाइजेशनल स्टेट होने की वजह से उनकी अपनी जो सिविलाइजेशनल और एथनिक प्राइड है वो उनको अलाउ नहीं करती बहुत ज़्यादा डिपेंड करना किसी और पे। तो ये प्रॉब्लम तो है। उनके अपने अड़ोस पड़ोस में भी जो है वो चीज़ें देखें, उनके रशिया के साथ जो इंपीरियल राइवलरी थी बहुत पुरानी थी, उसको उन्होंने मेंट किया। चाइना के साथ उनकी बहुत ज़्यादा जो है अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, उसको उन्होंने ठीक किया। अज़रबैजान के साथ अभी भी उनके रिलेशन जो है वो टर्बुलेंट में है। अभी तक भी अज़रबैजान के जो एम्बेसडर हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो तेहरान में नहीं हैं, वो वहीं से अपना काम कर रहे हैं, बाकू से। तुर्की के साथ उनके प्रॉब्लम चलते हैं, गल्फ के कंट्रीज़ के साथ नहीं है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल रेलेवेंट है कि उनको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी
कि 40 साल डेथ फॉर अमेरिका चांट करना जो है वो भी कोई हेल्दी जो है वो एक प्रेसिडेंट नहीं है, एक हेल्दी बिहेवियर नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ी रियलिटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं वहां पे, तो इतने इंसानों के लिए मौत जो है उसका नारा लगाना जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है, इमेच्योरिटी है। इस चीज से उनको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, जिसने फिर अमेरिकन डॉक्ट्राइन बनाई कि हमने ईरान को हर सूरत में खत्म करना है। यस। और जहां तक पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान एज अ लॉ अबाइडिंग कंट्री, जब सैंक्शंस थी ईरान पे तो हमने उन सैंक्शंस को फॉलो करना था। दूसरा, हमारे अंदर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो तो हमेशा से बहुत गहरा रहा है, लेकिन हमारे भी जो ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहते हैं जिनकी बेस पे कभी कोई जो है वो सेक्टेरियन जो है वो अपलिफ्ट एक तरफ हो जाता है, दूसरी तरफ हो जाता है, और जहां से वो ऑल राइट, सेक्टेरियन वैलिड डिवाइस पॉइंट की मैम। फंडिंग बिल्कुल दोनों पार्टीज को अब जरा ठंडा होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद थी, मामले पे गुफ्तगू कर रही थी। इस अहम मामले को मजीद एक ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं एंड ऑब्वियसली हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये हो जाएगा तो आलमी मंडियों में जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी आएगी, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। खान तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होने और रस्त में इजाफे की तवक्को ने मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उसे बहाल किया है, और अब आपको मार्केट में एक सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंट अपवर्ड्स मूवमेंट आपको नजर आ रही है। जी हाँ, ब्रेंट और अमरीकी खाम तेल दोनों की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेंट खाम तेल के फ्यूचर मुआहदों की कीमत जो है वो 54 सेंट या 0.68% कमी के बाद $78.31 फी बैरल पर आ गई है। दूसरी जानिब अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत भी 46 सेंट या 0.60% कम होकर $76.14 फी बैरल रह गई है। इस पेशरफ्त में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी अहम करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद ने ईरान और अमरीका के दरमियान राब्तों और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में फ़ाल किरदार अदा किया, जिसे आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। माहिरीन का यह कहना है कि अगर मुआहदे पर अमल दरामद जारी रहा तो तेल की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो सगीर हैं और आप प्रेसिडेंट हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू वन मोर टाइम एंड यू नो, जहां हम पूरी दुनिया को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेट्स गिव आवरसेल्फ द कांग्रेट्स। इसके बारे में जितना हमने इंतज़ार किया है, जितनी बात की है, हर एस्पेक्ट से जितना इसको एक्सप्लोर किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक का मुस्तहिक इस वक्त पूरा पाकिस्तान है। जिस तरह से हमने शुरू से लेकर यहाँ तक इस पूरे सिलसिले को आगे लेकर बढ़ाया, चाहे फिर वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हो, वज़ीर आज़म साहब हो, हमारे डेलीगेशंस हो, एवरीथिंग बैकडोर डिप्लोमेसी से लेकर यहाँ तक लेकर आने तक। जी बिल्कुल, इसकी तो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है इसको, पाकिस्तान के रोल को, जिसकी वजह से ये मंजिल तय पा रही है, जो एक बहुत ही अहम माइलस्टोन है, जो ये इब्तदाई फ्रेमवर्क है जो MOU की सूरत में दोनों साइन किया है दोनों फरीकों ने, और जिससे ये जंग बंद हुई है। और देखें, बिल्कुल जो है मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि एकदम जाहिर है, बहुत अंडरस्टैंडेबली था कि तेल की कीमतों में नुमाया कमी होगी। तेल इस जंग से पहले कुछ $70 के करीब था, और अब जो है इस वक्त कोई 78 और 76, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ब्रेंट क्रूड की बात करें या WTI की, तो काफी करीब आ गया। ये देखें, 120 तक गया था, इससे भी ज्यादा का खतरा था। तो आई थिंक वी आर इन ए मच बेटर प्लेस। जो है ना, अमन की जो है ना, और इस वक्त जो दुनिया की जो इक्तिसादी निज़ाम है, और एक एनर्जी क्राइसिस जो है, और एक फूड क्राइसिस जो इम्पेंडिंग बन रहा था, उससे प्रिवेंट करने के लिए अब ये बहुत अहम है कि जो आगे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वो उनका दौर जो कि जिनीवा में अब फिलहाल तो लग रहा है कि वहाँ पे शुरू होगा, बट थोड़ा सा वो डिले कुछ उसमें आ रही है। वो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक तो टाइमली शुरू हो, क्योंकि उसमें इसी मुआहदे के अगर आपने कहा देखें तो उसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं मुज़ाकरात के शुरू होने के लिए, कि जी ये फलां स्टेप्स लिए जाएंगे दोनों साइड से, तो फिर वो शुरू होंगे, तो वो शुरू हो, और फिर उसमें देखिए पाकिस्तान का रोल फिर भी नुमाया रहेगा। अब जहाँ तक अब इस मुआहदे की बात है, ये MOU की, तो उसके निकात अगर आप देखें तो बज़ाहिर तो लगता है कि वो टिल्टेड हैं थोड़े से, ईरान की जो मुतालबात थे, उनकी डिमांड्स थी उस तरफ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छा मॉडल है
थोड़ा सा मैं इसको, बल्कि मैंने तो इसको नाम दिया है वो बाय नाउ पे लेटर मॉडल जो होता है अमेरिका में, हाँ, कि आप चीज खरीदने जाते हैं गाड़ी, तो आपको पहले मिल जाती है और फिर बाद में आप उसको पे करते हैं, या घर भी वहां पे इसी तरह लेते हैं। तो इसमें ईरान को काफी सारे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, दूसरे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। उनकी कई की डिमांड्स, एक ये कि जी नॉन एग्रेशन पैक्ट वो चाहते थे, वो इसमें है। फिर ये कि उनकी सॉवरेनिटी जो है वो रिस्पेक्ट की जाएगी, मतलब ये कि रजीम चेंज की कोशिश आइंदा नहीं होगी, वो भी है। फिर जो है सैंक्शंस की रिलीफ जो है वो भी है। ठीक है। साथ ही साथ वो $300 बिलियन का जिक्र भी है। फिर वो जो है ब्लॉकेड भी उनका हटेगा। तो ये सारी चीजें उनकी मानी गई हैं। लेकिन सही। उसके बदले में आने वाले दिनों में उन्होंने करना है, अपना हुर्मुज़ ज़ाहिर है कि पूरी तरह से खोलनी है। फिर उसके बाद जो है ना न्यूक्लियर पे वहां उस पर जो ओके। मेजर कंसेशन उनको देनी जॉर्ज साहब, पड़ेगी। आपने क्योंकि कथा कलामी की माजरत, लेकिन आपने न्यूक्लियर की बात की तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दुनिया ने उसको भी उस वक्त सेलिब्रेट किया था अंडर ओबामा, और 2026 का ये MOU, इस्लामाबाद MOU, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ट्रंप ने बड़ी बुराई की है क्योंकि वो ओबामा के अंडर था, अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों में क्या आप डिफरेंसेस देखते हैं? देखिए, एक तो खैर ऑब्टेनिंग सिचुएशन या जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो मुआहदा बगैर किसी जंग के हुआ था। वो सिर्फ ईरान को, क्योंकि जो है ना सैंक्शंस की वजह से जो तंगी थी उसको उन्होंने लेवरेज करके किया था। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा मुआहदा था वो। उसमें ईरान को ये परमिशन थी कि वो 3.67% तक यूरेनियम अफसूदा कर सकता था। दूसरा ये था कि अगर उनको जो मेडिकल आइसोटोप्स के लिए चाहिए होती है आपको, कई मेडिकल यूजेस के लिए, या उसमें 10% तक अफसूदा यूरेनियम उनको अलाउड थी। वो खुद नहीं उसको अफसूदा कर सकते थे, उनको दूसरे मुल्कों ने देनी थी। उससे पहले उन्होंने हजारों किलोग्राम उनके पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद थी, जो उन्होंने ज्यादातर एक तीसरे मुल्क के हवाले की, रशिया के हवाले की थी। अच्छा, उसमें सैंक्शंस रिलीफ इतनी ज्यादा नहीं थी JCPO में। उसमें बिल्कुल पार्शल सैंक्शंस रिलीफ थी, और वो भी आके रुक गई थी। वो मुआहदा जो है देखें 2009 से उसकी इनफॉर्मल नेगोशिएशन शुरू हुई, 2 साल ऑलमोस्ट फॉर्मल नेगोशिएशंस हुई, 2015 में साइन हुआ। लेकिन इसराइल उसके बहुत ही सख्त खिलाफ था। उस मुआहदे के शुरू में उनके कुछ एसेट्स अनफ्रीज किए गए, ईरान के कुछ $1 बिलियन उनको मिले, और उसका बहुत ही ज्यादा मजाक भी उड़ाया प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और इसराइलीज ने भी, कि जी के कैश जहाजों में भर भर के उनको दिया गया है। उसके मुकाबले में इस मुआहदे में तो ईरान को उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है। ओके। अगर आप बात करें डॉलर्स की, क्योंकि मैं कहता रहा हूँ कि ये डॉलर्स एंड डस्ट इस वक्त चल रहा है। डस्ट का मतलब वो जो अफजूदा यूरेनियम है उसको, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं तो उसको हम डस्ट कहते हैं। इस जुमरे में देखें, इसमें तो ईरान को वो $300 बिलियन की बात भी हो रही है, जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए उनको फाइनेंसिंग मिलेगी, बहुत बड़ी अमाउंट है। उनके एसेट्स जो अनफ्रीज होने हैं वो भी बहुत इसमें $25 बिलियन तक के हैं, और फिर उसके आगे और भी ज्यादा। साथ ही साथ उनको पूरी सैंक्शंस रिलीफ मिलेगी इसमें, जो JCPO में नहीं थी। अच्छा, इसके बदले में उनको फिर क्या देना है? इसके बदले में ये है कि एक तो वो जो 60% अफजूदा यूरेनियम है वो उसको डाउन ब्लेंड करना है। वो क्योंकि पहले अमेरिका की ख्वाहिश तो थी कि वो तीसरे मुल्क के पास जाए, लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, वो ईरान में ही होगा, लेकिन उसकी तफसीलात अभी तय होनी है। तो एक तो वो है, उसके साथ ही साथ कोई 2-3 हजार किलोग्राम इनके पास और भी है जो 10% तक अफजूदा है, तो उसका भी मामला उसके साथ ही तय होगा। लेकिन अच्छा, पहले तो ये था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका इसरार था 0% एनरिचमेंट, कि आप बिल्कुल भी एनरिचमेंट नहीं कर सकते। तो वो फिर उन्होंने कहा कि चले 20 साल के लिए आप ये मान लें। ईरान 3 साल की बात हो रही थी एक टाइम पे, ओमान का जो डायलॉग था उसमें। लेकिन अभी कोई 10-12 साल की बात हो रही थी अभी। अब लेकिन नई चीज ये आ गई है कि उनको शायद थोड़ी सी एक लिमिटेड एनरिचमेंट की इजाजत मिल जाए। अब ये बड़ी अहम बात है। अगर तो वो लिमिटेड जो है वो 3.67% तक उनको मिल जाती है, तो फिर तो इनके जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपोजिशन है इनकी अमेरिका में, जो इनके निकात हैं, वो कहेंगे कि जी फिर ये तो JCPO में भी था, और JCPO में तो उसके बदले हमने बहुत कम दिया था। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि JCPO जो है वो एक लिमिटेड अरसे के लिए था, उसकी लिमिट शायद 15 साल की थी। उसके बाद फिर वो दोबारा से रिनेगोशिएट होना था। अब इसमें देखना होगा कि ये जब मुआहदा होगा तो क्या ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, या फिर जो सा ये जो है ना गैर उसमें कोई इस तरह की लिमिट नहीं आएगी, अनलिमिटेड पीरियड के लिए होगा। अब तो ये इसमें फिर इस मुआहदे में जो है ना जो चीजें कई मानी गई हैं वो उसमें नहीं थी। जिससे मैंने कहा इसमें तो 14 निकात हैं, उसमें तो आप समझ लें कि 5-6 चीजें थी। लेकिन सिचुएशन मसलन अपना हुर्मुज़ का मामला तो उस वक्त बिल्कुल नहीं था।
अभी अपने हुर्मस का मामला बहुत अहम है। अभी तो अपने हुर्मस एक बड़ी लेवरेज है ईरान के पास, और इस मायदे में जिक्र है कि वो बिल्कुल उसको जो है ना ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। लेकिन साथ ही साथ इस मायदे में जिक्र है कि बाद में जब ये 60 दिन का अरसा गुजर जाएगा तो फिर कोई एक रीजनल फ्रेमवर्क बन सकता है जिसमें वो टोल तो नहीं लेंगे, लेकिन वो इसमें थोड़ी सी अबहम है कि उसके बाद ईरान क्या कर सकता है। राइट, एंड तो वी वो ईरान को डेफिनेटली हैव 60 डेज और इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग सामने आएंगी, आई एम श्योर। बट अभी इस वक्त दुनिया ये बात कर रही है, आप सोशल मीडिया पे भी चले जाएं तो हर कोई बात कर रहा है कि अमेरिका ने क्या गेन किया है, कुछ लोग बात कर रहे हैं ईरान ने क्या गेन किया। माई क्वेश्चन इज, क्या वाकई अमेरिका ने कुछ गेन नहीं किया? एज वी स्पीक जो लास्ट डील हो रही थी उसमें मुझे ऐसा लगता है, एंड यू एज वेल एक्सप्लेन, कि जी ईरान को उससे ज़्यादा फवायद थे। ऑब्वियसली उसको खुद आके डोनाल्ड ट्रंप ने ही नुकसान पहुंचाया, बट ये वाली डील उसके बदले में अगर वो जस्टिफाई करना चाहें तो इस वक्त ईरान के ऊपर अगर देखा जाए तो ईरान कोई बहुत फ्री नहीं है एज फार एज हम न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट की बात कर दें, दीगर मामलात की बात कर दें। सो आई थिंक कि ट्रंप के पास कुछ तो है बताने के लिए, कंपेयरिंग इट फ्रॉम द लास्ट डील, या वाकई ये कंप्लीट ईरानियन विन कहेंगे हम इसको? नहीं, देखिए कंप्लीट ईरानियन विन तो नहीं कह सकते इसको। जिस तरह मैंने कहा टिल्टेड है ईरानियन डिमांड्स की तरफ, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें जाहिर है वो जो जिस तरह मैंने कहा ना कि शुरू में उनको अपफ्रंट कंसेशंस मिल रही हैं, फिर बाद में क्योंकि वो सारी अपफ्रंट जो कंसेशंस हैं वो कंडीशनल हैं। मिसाल के तौर पर जो ये सैंक्शंस रिलीफ मिलेगी ये भी 60 दिन के लिए है, जो ब्लॉकेट खुलेगा वो भी 60 दिन के लिए है, जो $300 बिलियन मिलेंगे वो तब मिलेंगे जब वो न्यूक्लियर पे कुछ बातें मानेंगे। इसी तरह जो बाकी चीजें सारी उसके साथ लिंक्ड हैं। फिर अपना हुर्मस का मामला जो है उस पर भी अगर उनके दरमियान आपस में चीजें तय पाएंगी तो फिर ही बाकी चीजें जो उनसी हैं जो उनको अपफ्रंट मिल रही हैं वो जारी रहेंगी, वरना वो सारी खत्म हो जाएंगी। वो स्नैपबैक क्लॉजेस है ना एक किस्म की कि वरना ये सारा कुछ 60 दिन में वैसे ही खत्म हो। ये अभी तक सारा इंटरम है, अबूरी है। तो उस लिहाज से हाँ अपफ्रंट उनको चीजें मिली हैं, ईरान को ज्यादा, अमेरिका को कम। बट बाद में जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें मेजर कंसेशंस ईरान को करनी होगी, Right. और अगर वो नहीं होगी तो फिर मसला होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए JCPO को जो विड्रॉ किया था ट्रंप ने 2018 में इसराइल की इंसिस्टेंस पे, उसके बाद जो उन्होंने जो सारी स्ट्रेटेजी अपनाई है और जितनी वो क्रिटिसिज्म जो उनकी तरफ से होती रही है JCPO में, वो कोई बहुत ज्यादा सही साबित नहीं हुई। बिल्कुल। JCPO एक अच्छा मुआहदा था, अगर उसी पे चलते तो ना ये जंगें होती, चले ना ये सारे जौहर मसाइल साहब, वो एक चीज़ ताकि अपना बिल्कुल बंद ठीक होती। है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हुआ है ये देर पाओ। थैंक यू सो मच जौहर सलीम साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे, मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वेल, बिफोर टेकिंग द ब्रेक, पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उससे ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ये नया बाब खुला है मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद, यूरोप में बसने वाले पाकिस्तानी भी बड़े खुश हैं। और यूनान में जो बसने वाले पाकिस्तानी हैं वो क्या कहते हैं, सुन लीजिए। बड़ा ही खुशी का दिन है जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शोहरत और पाकिस्तानी हमें एज ए पाकिस्तानी हमारा जो फ़ख्र से बुलंद हुआ है, तो हम इसकी बड़ी खुशी मना रहे हैं। ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो अमन माहिदा हुआ है वो उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइदाबाद। जितनी भी मुबारकबाद दी जाए पाकिस्तानी हुकूमत को अमन के लिए जो इन्होंने कोशिशें की वो बहुत ही खुशाइंद हैं, और हमारे एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे हमारे साथ फ़ख्र से बंद हो गए हैं, और जो हमारी कह लें कि इमेज जो है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम कितने खुश नसीब हैं, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इधर हम अपना सर ऊंचा करके जी रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत ने जो इतना अच्छा काम अंजाम दिया है। इंटरनेशनल सतह पे जैसा कि आपको पता है जी, ईरान और अमेरिका की सुलह पाकिस्तान ने करवाई है। हमारे लिए ये फ़ख्र का मकाम है। हमारा सीना चौड़ा हो चुका है और हमारा परचम जो है बुलंद हो चुका है। पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तानियों का नाम, और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इसी थॉट के साथ लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस।
चकवाल में 9 साला हानिया वाक़या और ये मामला जो है अब कानूनी महाज पे पहुंच चुका है। सानह की जुडिशल इंक्वायरी और FIA के जरिए तफ्तीश के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर लिया गया है। दरखास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि CCD एहलकारों ने ऑस्ट्रेलवी निजात पाकिस्तानी ख़ानदान की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। मासूम हानिया उसका निशाना बनी और इस वाक़ये में बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है और इसे अब टेकअप कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इसरार खान हमारे साथ मौजूद है। इसरार, बताइएगा ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है इसकी क्या डिटेल्स आई है सामने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले तो फैसल भाई और जस्मिन, आपको पता ही होगा ये जो वाक़या हुआ है जिसमें ये एक मासूम बच्ची और ये जो फैमिली है जिनकी नेशनलिटी जो है ऑस्ट्रेलियन थी और ये पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान आने के बाद इसको क्या मालूम था हमारे साथ क्या होने वाला है। और अगर टाइम हो तो मैं थोड़ी सी इसकी डिटेल आपको बता दूं। जी प्लीज़ गो ऑन। अच्छा जी, देखिए जी, ये जो अदील अहमद साहब और इनकी बीवी सिदरा और एक इनका जो 10 साला बेटा था अफान और ये 9 साला बच्ची जो है हानिया, ये ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं हज की अदायगी के लिए। और बुध का दिन जिस दिन ये सानिया हुआ है 10 जून को, ये पाकिस्तान आते हैं और इसी नीयत से आते हैं कि हम यहाँ पर अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद हम वापस जो है ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। Absolutely. अच्छा सर, अगर हम इस पर आ सके कि अभी जो कल डेवलपमेंट हुई है, ताकि हम लिमिटेड टाइम में उसको कवर कर पाए कि वो उसमें क्या डेप्थ है उसकी। देखिए जी, इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात है कि फौरी तौर पे जब ये सानिहा हुआ उसके बाद DPO चकवाल ने इसके ऊपर एक FIR मुकदमा हुआ। पहले उसमें जो मुकदमा है उसमें 322 की दफा लगाई गई, लेकिन जो कि गलत थी। और उसके बाद जब इसको प्रेशराइज किया गया तो फिर उसमें तब्दीली की गई और 302 जो है उसको भी उसमें शामिल किया गया। और जो एहलकार थे वो गिरफ्तार हुए और बाकायदा वो जो गन थी जिससे उसने ये फायरिंग की थी वो भी बरामद हो चुकी है, जिस पर अदालत ने उसको जुडिशल जो है उसमें भेज दिया था जेल में। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि पहले ये इंक्वायरी पुलिस के पास थी और पुलिस से जो है ना फिर इसको वापस जो है वो CCD को दिया गया है जी। अच्छा, CCD ने बाकायदा इस पे एक JIT तश्कील दी है और जो JIT की जो पहली उसपे उन्होंने ये बात जो एक्सेप्ट की है कि CCD के जो एहलकार है उनसे गलती हुई है, जल्दबाजी में ये काम किया गया है। हालांकि जो SOPs है उसको फॉलो करते हुए पहले वार्निंग देनी चाहिए थी, लेकिन उसको SOPs को फॉलो नहीं किया गया और फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में ये सानिया हुआ। अब हम बात करेंगे कि कल जफर चट्टा साहब जो है जो CCD के सरबराह है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो सानिया हुआ है इसमें बिल्कुल जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है और इसके ऊपर जो JIT तश्कील दी हुई है और मजीद इसकी इंक्वायरी जारी है। अच्छा, यहाँ हम अगर बात करेंगे दूसरी जानिब तो मियां आसिफ महमूद साहब है, एडवोकेट है हाई कोर्ट के लाहौर के। उन्होंने कल एक पिटीशन जो है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दाखिल की है, जिसमें उन्होंने इस जो उनका मौक़िफ़ है वो ये है कि अवामी मुफाद गैर मामूली अवामी अहमियत के हामिल ये जो मामला हुआ है जिसमें एक मासूम बच्ची अपने जान से गई है और ये सिर्फ और सिर्फ CCD चकवाल के एहलकारों की जानिब से अंधाधुंध जो फायरिंग हुई है उस फायरिंग के नतीजे में ये बच्ची हलाक हुई है, जाबाज हुई है। और जबकि जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर जो अवामी ट्रस्ट है, एतमाद है, वो थोड़ा सा शेक हुआ है। बिल्कुल ठीक है इसरार, आप इस केस पे बने रहिएगा, हम आपसे आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद डिटेल्स रहेंगे। आपका फिलवक्त बहुत शुक्रिया। तो तमाम तर सूरत हाल है सादिया, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अब बात कर लेते हैं ज़रा सियासी नाश्ते की। वफाकी बजट 2026-27 पर हुकूमती इत्तेहादी जमातें यानी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। अब बजट की हिमायत का फैसला शुरू में तो कर लिया गया था, लेकिन अब सोर्सेज ये बता रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई,
लेकिन उसके बाद पार्टी ने बजट के हक में वोट देने का फैसला किया और फिर ये हुआ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया, हुकूमत से किए गए मुतालबात और आइंदा के लाहे अमल पर इजहार ख्याल भी कर दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर में ईरान अमरीका मुआहदे, पाकिस्तान के किरदार, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध बजट के मामला भी ज़ेर बहस आए हैं। तो एक तरफ तो हम मरकज़ में दो जमातों को इकट्ठा देखते हैं, लेकिन जैसे ही मरकज़ियत ख़त्म होती है वहीं पे इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। इख्तलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस इख्तलाफ की पीछे असल कहानी क्या है? सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब हमारे से। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सवाल मेरा यही है, जो मेरा आखिरी रिमार्क था वही मेरा पहला सवाल आपसे। मरकज़ से हटते ही इख्तलाफात का जो है वो आगाज़ हो जाता है दोनों जमातों में। ये इख्तलाफ ऑल्दो के जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस इख्तलाफ के पीछे असल मुद्दा क्या है सर? क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। जनाब, अगर आपको याद होगा तो हमने जब आखिरी बार आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया था बजट से कुछ दिन पहले, तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप खातिर जमा रखें, पीपल्स पार्टी इसी तनहा पे नौकरी करेगी और वो जो मर्जी करने जाके वहां पे कौमी असम्बली में बजट पे हुकूमत का साथ देंगे और बजट मंजूर भी हो जाएगा। लिहाजा पहली बात तो ये है कि मैंने वो उस वक्त जो बतौर एक जर्नलिस्ट के या बतौर एक एनालिस्ट के अपना तज्जिया पेश किया था, वो देखने वो सच साबित हुआ। तो अच्छा, मैं अब भी आपसे ये गुजारिश जी फरमाइएगा, लेकिन अगर आप इसमें ये जो गिलगित के इलेक्शंस के बाद होने वाला मामला भी ऐड कर दें तो हमारी ज़्यादा रहनुमाई हो जाएगी कि ये क्या वो भी एक वजह है या वो साइड पे लेकर चलना है बस? देखें, गुजारिश ये है कि वो भी एक बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। देखें, पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत अगर आप देखें, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत ये है कि पीपल्स पार्टी को भी उम्मीद नहीं रही कि वो पाकिस्तान में पूरी तरह से कौमी जमात के तौर पे इलेक्शन जीत सकती है। लिहाजा अब उन्होंने अपना जो फोकस है वो उसको इस तरह से कर लिया कि वो किस तरह से प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके कम सीटों के साथ ज्यादा हिस्सा हासिल कर पाए। सही। अब देखिए, मुस्लिम लीग नून के साथ दोस्ती का क्या फायदा हुआ? मुस्लिम लीग नून के साथ दोस्ती का ये फायदा हुआ कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर पाकिस्तान अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सिंध में इनकी हुकूमत है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इनकी ख्वाहिश है कि वहां पे भी इन्हीं की इजारादारी रहे। तो ये जो सारे मामलात हैं उसमें देखें, गवर्नर पंजाब किसका है, बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है। अगर ये इस तरह से साथ नहीं देते तो फिर क्या मामला होता? क्या ये सारी जगहों पे इन्हें इतना हिस्सा मिलता? हिस्सा बकदरे जुस्सा अगर आप कहें तो वो तो ठीक है, नहीं तो उससे कहीं ज्यादा हिस्सा मिला हुआ है। लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं इमरान साहब, क्या वो फिर इररेलेवेंट है? आई मीन पीपल्स पार्टी तो सिंध को पानी कम कर मिलने के ऊपर भी नाराज है ना, पंजाब हुकूमत से भी, जनरली फेडरल से भी एक तरह से नाराज है। सो यू थिंक कि पब्लिक जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही पीपी का इंटरेस्ट नहीं है? ऐसे तो सिर्फ ऐसे लग रहा है कि वजारतें और गवर्नरशिप मिल रही है, यही पीपी को चाहिए थी। मुझे आप ये बताएं कि आप वाकई ही इतनी सादा हैं या जानबूझ के ये सवाल कर रहे हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल ऑनेस्टी से ये सवाल किया इमरान साहब। आई मीन बिकॉज अपेरेंटली ऐसा लग रहा है आपकी बात से कि सिर्फ वजारतें ही हैं, ये भी ढोंग है फिर एक तरीके से। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ढोंग है। अच्छा, पीपल्स पार्टी को बड़ा एहसास होगा, लेकिन मामला ये है कि देखना ये एंड ऑफ द डे कि एहसास किस चीज का ज्यादा है, अपनी हुकूमत का एहसास ज्यादा या अवाम का। तो अगर मैं तो पिछली 3-4 हुकूमतें देखूं जो पीपल्स पार्टी सिंध में कर रही है, तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि उन्हें अपनी पार्टी का ज्यादा ख्याल है। अवाम का अगर ख्याल होता तो शायद फिर परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती और आज हम यहाँ टीवी शो में बैठ के पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज ना कर रहे होते, बल्कि हम उसकी तारीफें कर रहे होते। यहाँ पे अब कराची में आप बैठे हैं, कराची में जिस जगह पे आप बैठे हैं वहां से बाहर निकल के ऑफिस आने जाने के लिए जो रास्ता आप इस्तेमाल करते हैं, वो उन सड़कों की ये हालत ना होती।
आप पिछले को 20 साल में अगर यूनिवर्सिटी रोड के खड्डे ही पूरे नहीं हो सके तो पता नहीं अब और क्या होगा। शाहराह फैसल पे आपने बड़ी बेहतरी की, वहाँ पे आपने ब्रिजेस भी बना दिए, ओवरहेड बना दिए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, लेकिन सिर्फ शाहराह फैसल तो कराची नहीं है। और इमरान साहब, हम ना यहाँ कराची में ज़राए मजाक कहते हैं कि हमारे वज़ीर आला जो हैं वो सिर्फ शाहराह फैसल के, और हमारे जो मेयर हैं वो सिर्फ कराची चिड़ियाघर के मेयर हैं, क्योंकि सारी तज़ीन व आराइश जो है इन दोनों जगहों पे होनी है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, माय क्वेश्चन इस कि फिर इशू जो है, एक ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी अपनी तकरीर में GB इलेक्शंस के बाद एक चीज़ रेज़ की थी, बड़े मानी खेज़ उन्होंने गुफ्तगू की थी कि हम वसाइल से हार गए। क्या कहना चाह रहे थे वो? आई मीन कि ठीक है, पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी मकबूलियत होगी GB में भी, चित्राल जैसे एरिया में भी, बट हाउ कम उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे, और एक ना फेसबुक पे भी एक कैंपेन टाइप शुरू था कि भाई जब ये कह रहे थे पीपल्स पार्टी वाले कि जनाब हमने हुंजा को कराची जैसा बनाना है, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ना बनाएं कराची को कराची रहने दें और हुंजा को हुंजा रहने दें, ना बनाएं। बट आफ्टर ऑल दैट, और आपने भी जो बात की, क्योंकि आप खुद भी यहाँ कराची में ऑब्जर्व कर चुके सारी चीज़ें, कि वो परफॉर्मेंस नहीं रही है PP की, इसके बावजूद भी हाउ कम दे पुल्ड इट ऑफ इन GB? देखिए, गुजारिश ये है कि ख्वाजा साद रफीक की बात करें या किसी की, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद ये एक प्लान का हिस्सा था। मुस्लिम लीग नून अगर चाहती तो पीपल्स पार्टी शायद इतनी सीटें वहां पे ना जीत पाती। भाई अगर आप अब ये ऐलान कर रहे हैं, ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने पैसे बड़े खर्चे और जीत गए, तो आपको किसने मना किया था? आप भी पैसे खर्च कर लेते। आपके पास वफाकी हुकूमत है, आपके पास पंजाब की हुकूमत है, आपके पास KP में गवर्नर है, आपके पास इतने वसाइल हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आप जो मर्जी करते। ये तो वो है ना कि अंगूर खट्टे हैं। भाई आपने अगर खुद ये किया, आपकी मदद से वहां लोग जिन्होंने बाद में तहरीक इस्तेकाम में 4 जो लोग शामिल हुए, उनमें जिनके मुकाबले पे मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवार विड्रा किए और उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। आज आप अगर ये गिला किसी को दें तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं पता कि ख्वाजा साहब ने ये बात क्यों की, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी तो उस तरह से दूध की दुली नहीं है ना, वो भी तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने मामलात को उसमें करने के लिए इसी तरह से पीपल्स पार्टी को स्पेस दे रही है। ये दोनों जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बुनियादी तौर पे ये एक दूसरे की दुश्मन है। बुनियादी तौर पे ये एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और लड़ती रही है। तो ये जो कंपनी की मशहूरी के लिए इस तरह की बातें जरूर करते हैं, लेकिन अंदर खाने जो बात है वो ये है कि इस वक्त ये दोनों इस बात को इन्होंने मिसाके जमहूरियत के तहत ये तय कर दी है कि हम दोनों इकट्ठे मिलकर चलेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सही है। तो फिर अब ये बताएं कि ये हुकूमत ने तो चले कुछ चंद ही साल, उसके बाद खत्म होना है, अगला इलेक्शन आएगा, फिर अगली बारी ऐसे ही मफाहमत के साथ नून लीग पीपल्स पार्टी को दे देगी या नहीं देगी? फिर अपनी बारी तो कर ली है ना। देखें, गुजारिश ये है कि अगर आप मुस्लिम लीग नून के जो करीबी हल्के हैं उनकी बात करें तो अगली बारी तो वो मरियम नवाज को देना चाहते हैं। वो क्यों मरियम नवाज की जगह इनको देंगे? दूसरी बात ये, अल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब को जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। आप क्या समझती हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे मुस्लिम लीग नून की नजर में? देखिए, उन्हें मार के हक के बाद और फिर जिस तरह से ये ईरान अमेरिका जंग के बाद, अब तो इस बैनुल अक़वामी तौर पे आप यहाँ मुल्क में उनको जो मर्जी कहें, लेकिन बैनुल अक़वामी तौर पे वज़ीर आज़म को, हमारे फील्ड मार्शल को और मुल्क अजीज पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, जो वक़ार मिला है, जो आपको मकाम मिला है, उसके बाद अगर आप ये समझें कि ये सारी चीज़ें इसी तरह से हो जाएंगी तो शायद मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि शायद अब उस तरह से मामला नहीं है। और क्या इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है? इतनी सारी चीजें जो अच्छी हो गई हैं नून लीग के दौर में पाकिस्तान के लिए, चाहे फिर वो मईशत के एंगल से हो, चाहे फिर इंडिया को हराने के मामले में हो, या फिर अभी हमने ये जो ईरान और US का मसला हल कराया है, क्या इसका नुकसान भी है पीपल्स पार्टी को?
100% नुकसान है। इसीलिए तो वो पछता रहे हैं कि हम उस वक्त हुकूमत में शामिल क्यों नहीं हुए। रिसेंटली जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का तनाजा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को अब ट्रेन छूटने का अफसोस है। देखें, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हुई होती, वजारतों में हिस्सा लिया होता, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा होते। और आज जो गुड्डी चढ़ी है इसहाक डार साहब की, तो उससे कहीं ज्यादा गुड्डी पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी की चढ़ी होती। अब इसीलिए इन्हें अफसोस है। अब मुस्लिम लीग नून इनको वजारतों में लेने को तैयार नहीं है। अब वो कहते हैं ठीक है, हमने बुरा वक्त तो निकाल लिया, अब हमारे पास सादा अक्सरियत भी हो गई है, तो हमें आपकी उस तरह से जरूरत नहीं है, अब आप ऐसे ही हमारे साथ चलें जैसे आप पहले चलना चाहते थे। तो हम इतना देखिए, जरदारी साहब की जो सियासत रही है, और हम ये कहते हैं कि जरदारी साहब का एक वार भारी होता है सबके ऊपर। ऑब्वियसली जरदारी साहब का डिसीजन था, क्या उन्होंने फोर्स ही नहीं किया होगा? आई मीन इतने, मेरे ख्याल में इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं पूरे पीपल्स पार्टी में, ये क्या उनकी स्ट्रैटेजी की हार हुई है? उस वक्त ब्रेव नहीं रहे, उस वक्त डिसीजन लेते। एक पूरी दो पार्टियां हैं, इतनी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी पूरी आइडियोलॉजी निकल के सामने आ गई, क्या सोच है पीछे, थिंक टैंक निकल के सामने आ गया इसमें। तो देखिए, एक जरदारी सब पे बारी, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी टीम ये समझती थी कि मुस्लिम लीग नून जो है इस तरह के हालात में, कि जब मकबूलियत में इमरान खान इन सब को, तमाम जमातों को लेंथों से मार रहे थे। इमरान खान की सियासी जमात देखें, इमरान खान आज भी बिलाशुबा आप तमाम चीज़ों से कतई नज़र ये देखें तो आज भी मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान है। आज भी अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कहीं पीछे छोड़ेगी। लेकिन इनका ख्याल था कि अब इस वक्त हुकूमत बनेगी तो मुस्लिम लीग नून के लिए हुकूमत चलाना मुश्किल होगा, महंगाई होगी, चीजें होंगी, तो लोग गालियां निकालेंगे, तो हम इनके साथ तो आ जाते हैं, हुकूमत में शामिल नहीं होंगे ताकि अगले इलेक्शन में हम ये चूरन भेज सकें कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, हम तो अपोजिशन में थे, हमने तो सिर्फ जमहूरियत बचाने के लिए उनका साथ दिया था, हमने तो बड़ा कहा। आज ये इनकी वजह से है। इन्हें क्या पता था कि मार के हक हो जाएगा, इन्हें क्या पता था कि बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल जाएगी, इन्हें क्या पता था कि ईरान अमेरिका जंग हो जाएगी और दुनिया में वाहिद जो सुपर पावर है वो पाकिस्तान की मिन्नतें करेंगी। इन्हें क्या पता था कि हम ये कहेंगे कि हमने 8 त्यारे गिराए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे हमने 13 त्यारे गिरा दिए। यानी आप इन चीजों को देखें कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल ऐसी ठीक है। हुई इमरान जो साहब, होनी थी। यानी आपकी गुफ्तगू को अगर मैं समूह चंद अल्फाज में, तो वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला मामला हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और इंशाल्लाह आगे भी आपको हम हालात पर ज़हमत देते रहेंगे। वेल विद दैट हम एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2026-27 का बजट आज सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन, तरक्याती मनसूबों और दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने का इम्कान है। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे और बजट का मजमूई हजम तकरीबन 2280 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। और मुजव्वज़ा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7.7% इजाफे की पेशकश की गई है, और ऐसे में तरक्याती मनसूबों के लिए भी मुख्तस की गई है रकम। क्विकली लेते हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हम उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो बजट है इसके ऊपर क्या तनकीद की जा रही है, और ये बजट खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए कितना अहम साबित हो रहा है। ज़ाहिर साहब सुबह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, केपी पे वैसे बड़ी तनकीद हो रही है इन रीसेंट डेज, ख़ास करके वहाँ पर जो पिछले 5 सालों में, क्या 10 सालों में डेवलपमेंट का काम रुक गया है, नहीं हुआ है, और जहाँ अमन अमान के मामलात हैं उसके लिए दिस बजट कितना इस पर तनकीद हो रही है ऑलरेडी, और क्या इसमें कोई अच्छी चीज़ें हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जैसे आपने बताया 2280 अरब रुपए का ये बजट है, और जिसमें इस दफा शायद पहले फैसला किया गया था कि क्वार्टरली बजट पेश किया जाएगा 3 माह के लिए, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स होंगे इसके अंदर, लेकिन फिर कानूनी हिच की वजह से इसे पूरा बजट में पेश किया जा रहा है। देखिए,
सबसे अहम इशू ये है कि जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर एग्रीमेंट होता है तमाम सूबों और मरकजी गवर्नमेंट के दरमियान, उसके बाद ही तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो डिसीजन होता है। और अगर आपने देखा कि NEC की मीटिंग के बाद सूबाई जो हमारे वज़ीर आला हैं बड़े खुश थे कि जी प्राइम मिनिस्टर ने हमारा जो सिर्फ और सिर्फ जो मर्ज एरियाज का फंड था वो 85 अरब से 95 अरब रुपए कर दिए, 10 अरब रुपए का इजाफी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी वादा हुआ कि NFC को रिवाइज किया जाएगा विद इन 180 डेज और उसके बाद जो है सूबे को मजीद चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में है, AIP प्रोग्राम का है, ADP के अंदर है। लेकिन इसमें आम चीज़ ये है कि जो डेवलपमेंट बजट है 20 में से 1379 बिलियन रुपए जो है वो मरकज देगा। अब आप इस अंदाजा लगा लें कि जब तक मरकज देगा नहीं तो सूबा बजट कहाँ से जो है वो लेके आगे चलेगा। मिसाल के तौर पे एहसास प्रोग्राम के लिए पिछली दफा 4 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन सिर्फ 4 करोड़ रुपए रिलीज हुए। एक तनकीद ये आई, उसकी वजह ये थी कि आपके पास फंड नहीं थे, तो आपके तमाम एहसास घर प्रोग्राम, एहसास रोजगार प्रोग्राम, नौजवान प्रोग्राम वो सिर्फ कागज की हद तक था। तो इस दफा भी मोर और लेस वही होगा, क्योंकि देखिए आप रिलाय करते हैं तकरीबन 90% अपने बजट पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा रिलाइज करता है वो सूबे के ऊपर मरकज के ऊपर मरकजी फंड आएंगे, NFC फंड आएगा, हाइडर प्रॉफिट का फंड आएगा, जो PSDP स्कीमों का फंड है वो आएगा, वो मरकजी हुकूमत से पिछली दफा नहीं मिला। तो 529 अरब जो ADP में पैसे रखे गए थे उसमें सिर्फ 117% अरब रुपए जो है वो इस्तेमाल किए गए, तो वो ज्यादा से ज्यादा आप समझ लें 30% बजट इसमें जाहिर साहब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ज की करना था मुझे कि क्या रखा गया है पिछले साल, इस साल कितना कंसिस्टेंटली KP में नुकसान हो रहा है, उसके लिए क्या बजट रखा गया है? देखिए मेरे ख्याल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तो हमारी क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए तो ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ रखा ना आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पिछली दफा कुछ रखा था 8 अरब रुपए रखे थे, और वो भी वो थे जो कि, और इसमें भी मेरे ख्याल में मोर और लेस 5% ज्यादा होगा, और वो ज्यादातर कंपेंसेशन या लॉसेज हैं घरों की रिकंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर लग जाता है। फिर आप डाइवर्ट करते हैं वहां से या आप बैरूनी इमदाद की तरफ तवज्जो रखते हैं। इसमें देखिए 150 बिलियन रुपए सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए आएगा, जो कि बाहर से इमदाद मिलेगी तो फिर आप वो प्रोजेक्ट चला सकेंगे। तो ये सिर्फ मैं समझ रहा हूँ हाइपोथेसिस है, बाकी आपके पास जो है कंक्रीट अगर 10% अपना रेवेन्यू है तो आप सिस्टम नहीं चला सकते। इसमें देखिए आम चीज जो दोबारा है वो 50 अरब रुपए अपने हेल्थ कार्ड सिस्टम के लिए इन्होंने रखे हैं, जिसमें 43 अरब सूबे के लिए, 7 अरब रुपए मर्ज एरियाज के लिए। और बारहा हम सूबा यही डिमांड करता है कि मर्ज एरियाज की जो जिम्मेदारी है वो मरकज के ऊपर है, क्योंकि मर्ज एरियाज की आबादी वो खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में जम नहीं की गई, सिर्फ आपने उसको इंक्लूड किया है। तो लिहाजा वो 14.5% जो मर्ज एरियाज का फंड मिलता था वो मिलना चाहिए 19.6% सूबे को, तो ये भी नहीं मिल रहा। लेकिन सबसे अहम इशू ये है कि आपके पास जब तक रेवेन्यू नहीं है आप बजटिंग जितनी भी कर लें फायदा कुछ नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन तो है, आप समझ लें यूनिवर्सिटीज को देख लें, वहाँ पे लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही, वो तो यहाँ भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा ज़ाहिर साहब मुझे बताएं, अपोजिशन की तरफ से किसी हंगामाराई की प्लानिंग वगैरह की गई है? मेरे ख्याल में फिलहाल तो कुछ नहीं है, रूटीन की शायद प्रोटेस्ट होगी, लेकिन एक बात जो इसमें अहम है वो फैसल ये है कि कुछ नाराज अरकान है सूबाई असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के, और उनकी जानिब से ये खदशा था शायद वो इस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी ज्यादातर जो है डेवलपमेंट स्कीमें वो अपोजिशन की लीडरशिप को दी गई है, KUIF को, PMLN को, तो लिहाजा वो उस पर एहतजाज कर सकते हैं क्योंकि उनको कंपेंसेट नहीं अपने ही लोग एहतजाज करेंगे। मेरे ख्याल में शायद लगता है कि मे भी कोई हंगामाराई तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोटेस्ट होगा, बातचीत होगी। लेकिन आज तो सिर्फ बजट प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, फिर उसके ऊपर बहस है, फिर यौम आशूर है, फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन बजट पे बहस होगी। तो मेरे ख्याल में अगले 3-4-5 दिनों के बाद शायद चीजें बड़ी ओपनली वाज़ेह होंगी। लेकिन पहले तो हमने बजट की प्रेजेंटेशन देखनी है आया, लेकिन मोर और लेस वो रेप्लिका होगा आपका फेडरल गवर्नमेंट का, उसी तनासब से यहाँ भी चीजें होंगी। शायद एम्प्लॉइज को 7% इजाफी यहाँ पे तनख्वाह में रेज मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स की प्रॉब्लम्स हैं। शायद हो सकता है असम्बली के बाहर जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं, प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचर्स, वो प्रोटेस्ट करें। बाकी कुछ मुलाजमीन है उनका शायद खदशा है कि वो एहतजाज करेंगे बजट सेशन असम्बली के बाहर, ये शायद एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ जानिब से जो है ना ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वो एम्प्लॉइज जो समझते हैं कि उनको बजट में
कोई प्रॉपर जो है ना वो रेज नहीं मिल रही, तो वो शायद एहतजाज करेंगे। ऑल राइट, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बीच में आपने बता दिया कि कुछ गैप्स आ रहे हैं, अब इस गैप के बाद क्या होता है केपी की असेंबली में। बहुत शुक्रिया जाहिर साहब, उसके लिए आपको दोबारा जहमत देंगे और जानेंगे कि अब होने जा रहा है। वेल, बजट की बात तो हो गई है और पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ अच्छी चीज़ें जो हुई उसका भी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान की जो डिजिटल मईशत है, बड़ी खुशखबरी उसके लिए सामने आई। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने माली साल 2025-26 के पहले 11 माह में रिकॉर्ड 1.6 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। सिर्फ मई के महीने में 169 मिलियन डॉलर्स की आमदन हुई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 87% ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, मसनूई ज़हानत और तख्लीकी शोबों में पाकिस्तानी नौजवानों की बढ़ती हुई आलमी मांग इस गैर मामूली कामयाबी की बड़ी वजह है। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मज़ीद कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन इब्राहिम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इब्राहिम साहब जानना चाहूँगा कि कितनी बड़ी ये ख़बर है पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए कि हमने रिकॉर्ड 1.5 अरब से ज़ायद डॉलर्स कमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, 2022 से ये पहली दफ़ा शुरू हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ फ्रीलांसर्स स्टार्टेड इन 2022 विद 400 मिलियन डॉलर्स, और ये 4 साल में ये 1.6 बिलियन डॉलर्स होगी। तो ये बहुत जल्द, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और एयर फील्ड मार्शल साहब का ख्वाब है कि ये 10 बिलियन डॉलर बाय 2030 हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर इसी तरह हमें सपोर्ट मिलती रही, इसी तरह हम, ये जो यूथ है पाकिस्तान की, जो कि 60-70% पाकिस्तान का पॉपुलेशन है, उनको इसी तरह अगर हम सपोर्ट करते रहे, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आप होती रही, स्टेट बैंक, SECP की तरफ से उनको इसी तरह सपोर्ट मिलती रही, एंड स्पेशली क्रेडिट गोज टू यू गाइज जो इसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। जितनी भी फैसिलिटेशन है, आप लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हैं और जो मोटिवेट कर रहे हैं हमारी यूथ को पाकिस्तान की, आप लोगों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। उतना ही बड़ा क्रेडिट हमारी मैडम मिनिस्टर हैं शहज़ाद फातिमा साहिबा, जो पर्सनल इंटरेस्ट ले रही हैं और पर्सनली मिलती हैं फ्रीलांसर से, हर दूसरे तीसरे महीने उनकी प्रॉब्लम सुनती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का हल करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 10 बिलियन डॉलर हम बहुत जल्द अचीव कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो फ्रीलांसर्स का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीलांसर्स खास करके बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा, यहाँ तो काम कर रहे हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड भी वो चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली आपको नए सेंस में जाने के लिए पिछली परफॉर्मेंसेस को मज़ीद बेहतरीन करना होता है। गवर्नमेंट का जाहिर है इसमें इनपुट है। इस साल भी अगर हम देखें बजट में कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया गया फ्रीलांसर्स के लिए। ये कितना अच्छा इकदाम हो सकता है मज़ीद अपने टारगेट तो जो 2030 तक के लिए हमने रखा है उसको अचीव करने में। एक तो ये अर्ज कर दीजिए, और दूसरा ये बता दीजिएगा कि फैक्टर्स और कौन कौन से थे जिसने हमें यहाँ तक लेकर आए कि हम इतनी अचीवमेंट्स कर पाते हैं इसमें, बिकॉज वी बीट बांग्लादेश। हम पिछले साल तक हम इस पर रो रहे थे कि यार हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। जी, इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, 2 फैक्टर्स हैं इसमें। एक जो पेमेंट इनेबलमेंट है, जो कि पहले नहीं थी, वो पेमेंट को इनेबल किया 4 बैंक्स में। आज आप रियल टाइम आपका फाइबर अपवर्क में पैसे जैसे ही आपके पास पेनियर के अकाउंट में आते हैं, वो रियल टाइम आपके पाकिस्तानी बैंक में आ जाते हैं। उसके बाद जो बहुत बड़ा इशू था, जो शायद लोगों को नहीं मालूम, कि आप जो भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसर्स जो भी कमा रहे हैं, वो पहले पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट हो जाता था। तो वो लोग पाकिस्तान नहीं लाते थे, वो चाहते थे कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारे डॉलर्स हैं, वो डॉलर में रहें। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ IT और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फॉरेन करेंसी है, ये उन्होंने 50% रिटेंशन अलाउ कर दी। ESFCA एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अकाउंट मुतारिफ कराया और डॉलर का डेबिट कार्ड इशू करना शुरू कर दिया फ्रीलांसर्स को। ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि जो फ्रीलांसर्स हैं ये पाकिस्तान में अपने डॉलर्स ला के और डॉलर्स में ही रिटेन करना शुरू उन्होंने कर दिया। जी राइट। इब्राहिम साहब, अगर तो हम अभी तक बाकायदा एक्सपोर्टर का दर्जा नहीं दिया है हमने फ्रीलांसिंग को, इतना फ्रीलांसर्स जो है ज़र मुबादला ला रहे हैं, तो अब तक मिल जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और अगर तो हम प्लान कर भी रहे हैं तो कोई वाज़े नेशनल पॉलिसी है इस पे? जी बिल्कुल। पिछले साल 2025 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में
फ्रीलांसर्स को एक सेगमेंट के तौर पर रिकग्नाइज किया, एंड देन थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उन्होंने 2025 के बजट में फ्रीलांसर सेगमेंट क्रिएट किया और उसके ऊपर उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम को, फाइनल टैक्स रिजीम को उन्होंने इनेबल किया, जो कि उन्होंने आईटी एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनल टैक्स रिजीम इनेबल की हुई है कि कोई भी फ्रीलांसर्स की जो भी पेमेंट आती है, अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं तो उनको 0.25% उनका टैक्स कटेगा। दैट विल बी फुल एंड फाइनल। कोई भी पाकिस्तान टैक्स ऑफिसर उनको तंग नहीं कर सकता। राइट जी। तो ये बहुत ही अच्छे इकदाम हैं। वी रियली होप कि जो चंद एक चैलेंजेस रह गए हैं फ्रीलांसर्स के वो भी हाईलाइट हो सकें, उस पर भी काम कर सकें शिजा साहिबा, और इसका जो फ़ायदा इवेंचुअली हमारे पूरे पाकिस्तान को आना है और हमने दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वाज यू एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन दीज अचीवमेंट्स। वेल, इसके साथ ही हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो खेले गए मैचेस में कल ग्रुप मरहले को मजीद दिलचस्प बना दिया है। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना को 4-1 से शिकस्त दी और अगले मरहले तक रसाई की राह हमवार कर ली, जबकि कनाडा ने कतर के खिलाफ 6-0 की तारीखी फतह हासिल की है। अच्छा, इस खेल में कनाडा वाले मैच में इसके दूसरे हाफ में इंजरी टाइम में कनाडा के जॉनथन डेविड, ऑन द अदर हैंड दिस इज वेयर कनाडा टेक्स द विन, ऑन द अदर हैंड चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, 1-1 गोल से बराबर रहा और जनूबी अफ्रीका ने मैच के आखिरी लम्हात में पेनल्टी गोल के जरिए शिकस्त से बचते हुए अपनी उम्मीदें बरकरार रखी। इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज साउथ अफ्रीका's विन एक्चुअली। तो वो बड़ा खुश हैं साउथ अफ्रीकन्स, और वर्ल्ड कप में हर पॉइंट जो है वो अब कीमती बनता जा रहा है और ग्रुप्स में अगले मरहले की दौड़ जो है वो मजीद सनसनीखेज हो चुकी है। लेट्स रिलिव द साउथ अफ्रीकन गोल इफ यू कैन। देयर यू गो। एंड देन जो आखिरी मैच हुआ इट वाज मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया, और मेक्सिको बीइंग द होस्ट उन्होंने 1-0 से मैच जीत लिया। सो मैच फॉर द मेक्सिकन्स। Second win for Mexico, if I'm not wrong. Yeah, it is the second win for Mexico. So good for them. Being the host, they get to have 2 matches ऑन द गो, और ये मेरे ख्याल में आगे चलकर उनको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। एंड साउथ कोरिया में कोई बहुत हल्की टीम नहीं है, दैट इज गुड, एंड ऑब्वियसली साउथ कोरिया के लिए इट्स अ बैड स्टार्ट। एनीवेज, चलिए ज़रा मौसम की बात भी कर लेते हैं। फुटबॉल फीवर तो रहेगा और आते दिनों में इस पर बात होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है उसका कुछ मामला इस तरह से चल रहा है कि जो हमारे अपर एरियाज़ हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर बारिशों ने ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर किया है, चाहे फिर वो दयामर हो या स्कर्दू हो, जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग रिपोर्ट की गई है, और इसकी वजह से कराकोरम हाईवे और बल्तिस्तान रोड जो है वो कई मुकामात पर बंद कर दी गई है। सयाहों मुसाफिरों की बड़ी तादाद यहाँ पे फंस गई है और चलास के करीब गुनर फार्म जो है वहाँ पे गुनर फार्म से लालपड़ी तक मिट्टी के तोदे गिरे हैं और पत्थर गिरे हैं, ट्रैफिक मुअत्तल हुआ है। गिलगित से हमारे नुमाइंदे शम्सुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। शम्स, ज़रा बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पे? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुलादात पड़ी गुनर फार्म के मुकाम पे, जो कि दयामर के शहर चिलास किलोमीटर के फासले पे है। यहाँ पे गुज़श्ता शब बारिशें हुई और बारिशों की वजह से यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी, जिसकी वजह से शाहराए कराकरम इस मुकाम पे ब्लॉक हुआ है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो वहाँ दूर दराज इलाके से गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई है यहाँ तक, और ये कतारें जाके गुनर फार्म जो बाज़ार है उससे लेके यहाँ तक गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। मुसाफिर यहाँ दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और गुज़श्ता शब से यहीं पे फंसे हुए हैं, जिनमें बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। महकमा मौसमियात गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ पे बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शाहर कराकरम मज़ीद जगहों पे ब्लॉक होने का खदशा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसी मुकाम पे कुछ मुसाफिर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये बताएं आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ कब से फंसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, हम कल से यहाँ पे आए हैं, पिंडी से हम आए हैं। यहाँ कल से ये रास्ता बंद है और यहाँ पे ना कोई सहूलत मौजूद है ना कुछ, ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं फैमिलीज़ के साथ भी। हम भी कल से इधर फंसे हुए हैं। ठीक है जी, इनका कहना है कि ये कल से यहाँ पे फंसे हुए हैं, सिर्फ एक अकेले नहीं हैं, इनकी तरह यहाँ पे हज़ारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। यहाँ पे ना कोई बाज़ार है, ना तो कोई होटल है,
दोनों तरफ से ठीक पहाड़। है शम्स, इस पर आप हमें डिटेल्स दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ गो हैं उन सारे टूरिस्ट के लिए और मुसाफिरों के लिए जो वहाँ पर फंसे हैं कि ये मकामात जल्द खुल सकें। क्या सूरत हाल रहेगी इस पर बात कर लेते हैं। ज़हरा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं NTMA के लिए। ज़हरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये एक उन लोगों के लिए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं क्राइसिस के मोमेंट है। अगर सबसे पहले आप ये बता दें कि जिन जिन इलाकों में इस वक्त रास्ते बंद हैं वहाँ NTMA क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो अभी करंट सिस्टम है, इसकी जो प्रोजेक्शन है, जो पेश गोई है, वो NDMA ने अपने ड्यू 3 और ड्यू 2 के डॉक्यूमेंट में जो है एडवाइजरी की सूरत में, अलर्ट्स की सूरत में जो है वो बयान की थी। उसके मुताबिक ये मशरकी और प्री मानसून दोनों के कन्फ्लुएंस की वजह से ये सिस्टम, हमने जैसा बताया था कि नॉर्थ में जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसमें ना सिर्फ बारिशें होंगी बल्कि दर्जे हरारत जो है ज्यादा होने की वजह से जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि जो मेल्टिंग है, वो जब बारिश के यानी वर्टिकल कंपोनेंट के साथ मिलती है तो इस तरह के लोकलाइज इवेंट होते हैं जो कि इंटेंस बारिशों की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, जिस तरह के अभी वहाँ की एक रहायशी ने भी बताया है। इसकी वजह से हमने जितने भी डिजास्टर्स हैं, अगर हम नॉर्थ की मशरिक साइड पे बात करें, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो मकामात हैं, मुख्तलिफ KKH के मकामात जो हैं, जो कि वर्नेबल साइट से लैंडस्लाइड की, इसके अलावा ग्लोव साइट जो है जहाँ पे ग्लेशियर फटने का खतरा है, वो तमाम वर्नेबल एरियाज हॉटस्पॉट जो हैं वो NDMA ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ना सिर्फ आइडेंटिफाई किए हैं बल्कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, PDMAs हैं, जो कि मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब तक जो है ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट सूरतों में दी जा चुकी है। तैयारियों की बात की जाए तो जिस तरह कि मैंने बताया है कि ये अभी नहीं बल्कि ये हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं वो 3 से 4 महीने पहले ड्यू की सीरत में जारी कर दी जाती है। जो वेबसाइट पे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, आप जैसे प्लेटफॉर्म जो है उसके जरिए जो है ये इंफॉर्मेशन लोग तक पहुंचाई जाती है कि ये वर्नेबल एरियाज है, यहाँ पे एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए। इसी तरह लॉजिस्टिक की जो मैपिंग है, ना सिर्फ NDMA बल्कि जो PDMAs हैं, कंसर्न जो NHA हो गए, जो भी मुतल्लिका अदारे हैं, उनकी तैयारियों के लिए भी अर्ली प्रोजेक्शन जो है वो जारी की जाती है। उनके साथ हम लगातार राब्ते में रहते हैं। That's on the हमारे जो informative concern side, है- ज़हरा, my question was कि जो लोग अभी वहाँ पर हैं, चाहे वो रेजिडेंट्स हैं या जो मुसाफिर गए हुए हैं, दिस इज़ अ क्राइसिस मोमेंट फॉर देम। अभी इस वक्त NDMA या PDMA के साथ आपका राब्ता होगा तो क्या लोगों के लिए वहाँ पर क्या किया जा रहा है इस वक्त? मैम, जिससे मैंने अर्ज किया है कि अभी जो करंटली वहाँ पे स्ट्रगल हो गए उसके हवाले से NDMA का जो रिस्पांस डिपार्टमेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि जो भी जिस इलाके के मुतालिका जो DDMA से DC ऑफिस है उनके साथ हम लगातार राब्ते में हैं। वो वहाँ पे लोगों के लिए जो है उनको निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है और जो रोड क्लियरेंस का जो पूरी जो मशीनरी का जो मैकेनिज्म है वो भी कंसर्न जो अच्छा NHA है ज़हरा साहिबा, थ्रू बिल्कुल PDMA थ्रू DDMA वी Right. ऑल्सो इंश्योर कि वो भी जो है जल्द से जल्द ऑल मोबिलाइज राइट। किया जा अच्छा, सके। ये आप लोगों की एक प्राइम एक एक्टिविटी है कि आप लोग वो हॉट स्पॉट्स ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पिछले साल भी आप लोगों ने महीना 1.5 महीना पहले आइडेंटिफाई किया था। इस साल वो कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जिनमें मैं आप लैंडस्लाइडिंग की बात करूं, ग्लोव्स की बात करूं, जहाँ इवेंट हो सकते हैं, वो कौन से साइट्स हैं और वहाँ से क्या इवैक्यूएशन, अर्ली इवैक्यूएशन हो चुका है अब तक? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, जैसा मैंने अर्ज किया है कि मूनसून जैसे कि अभी ये जो कन्फ्लुएंस हुआ है, ये जो अभी भी सिस्टम है वो मशरकी यानी वेस्टर्न हवाओं का और जो हमारे पर प्री मून है उसकी वजह से हुआ है। और इसमें अभी जिस तरह कि आपने देखा है कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने, ग्लोबल प्लेटफॉर्म जिसमें नोआ ने भी डिक्लेयर कर लिया है कि राइट नाउ एल नीनो जो है वो मिच्योर हो चुका है। और ये प्रोजेक्शंस अकॉर्डिंगली हमारी प्रोजेक्शंस के मुताबिक है, यानी कि इस साल जो नर्दर्न एरियाज हैं वो इसकी लपेट में आएंगे, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पोठवार के रीजन जो है वो शामिल है। इसकी वजह से जो डिजास्टर्स, अगर नॉर्थ की बात की जाए, जिससे आपने भी जिक्र किया है, लैंडस्लाइड इज वन ऑफ द प्रिवेलिंग हैजर्ड एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ डिजास्टर एज वेल, दो इट इज अ लोकलाइज इवेंट। इसके साथ साथ ग्लोव यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, पिछले साल जो है वो इस तरह की 35 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी। इस साल जो है वो 50 से ज्यादा साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है जो कि किसी भी टाइम फट सकती हैं। इसके हवाले से इसकी डिटेल जो है यू कैन फाइंड इन आवर मोबाइल ऐप, यू कैन फाइंड इन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन आवर वेब पेज एज वेल। वो तमाम एरियाज जहां पर इस साल प्रोबेबिलिटी है फ्लैश फ्लड की, किसी लोकलाइज इवेंट की, क्लाउड बस्ट की,
जैसे कि ये जो अभी आप देख रहे हैं जो सिस्टम है, दिन को टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन है। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में इस टाइम जो एनॉमली चल रही है, इट इज अराउंड 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्या एनडीएमए के इख्तियार में ये होता है कि जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ लोगों को रोका जा सके? अगर आप हमें मुख्तसर बता सके कि वो ना जाएं वहाँ पर। मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक टियर बताऊंगी कि वी हैव अ 3-tier अप्रोच इन डिजास्टर मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारे पास डीडीएमएस है, पीडीएमएस एंड देन वी हैव दिस एनडीएमए। जब भी कोई डिजास्टर स्ट्राइक करता है किसी रीजन में, अगर वो लोकलाइज है तो डीडीएमए फर्स्टली जो है इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो उनकी कैपेसिटी से बढ़ जाता है, मुख्तलिफ अजला में होता है, देन पीडीएमए जो रिस्पेक्टिव होता है वो इंटरवीन करता है। और अगर पीडीएमए की भी कैपेसिटी से बढ़ जाए या मुख्तलिफ जो है वो प्रोविंसेस में आए, जिस तरह कि हमने 2022 में देखा है, लोकल 25 जो को देखा है, ठीक है इंतजामिया है वहाँ तक पहुँचा जाता है। मैम, वी हैड वेरी लेस टाइम बट यू एड्रेस्ड आवर क्वेश्चंस। थैंक फॉर योर टाइम, इट वाज वंडरफुल टू वेलकम यू एंड हैव यू ऑन द शो। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का हो गया इख्तिताम। मुलाकात होगी पीर को, दीजिए इजाजत, बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।